अब आइए दोस्तों सेक्शन फार्मूला देखते हैं। देखिए सेक्शन फार्मूला हमें दो टाइप के सेक्शन फार्मूला है, एक इंटरनल डिवीजन और दूसरा जो है एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक एक चीज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंटरनल डिवीजन थ्योरम। तो ये चीज़ क्या होती है और ये कब यूज़ करेंगे हम इंटरनल डिवीजन। अब देखिए कि मान लेंगे हम ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मान लेंगे कोई लाइन है हमारे पास, लाइन सेगमेंट एक है ए और एक है बी। ठीक है, लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट मुझे पता है x1 y1 z1 और बी के भी कोऑर्डिनेट मुझे पता है x2 y2 और z2। और ये लाइन सेगमेंट है और इसको अगर मैं ओरिजिन के साथ ज्वाइन करूँ तो ये होगा पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ए हमें पता है x1i प्लस y1j प्लस z1 के। और इसको अगर ज्वाइन करूँ मैं तो ये होगा वेक्टर बी और ये किसके बराबर होगा x2i प्लस y2j प्लस z2 के। अब एक तीसरा पॉइंट है r, और जो r पॉइंट है वो क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, मतलब इसके दो टुकड़े कर रहा है। तो मान लेंगे r यहाँ पे कहीं है, तो पहला टुकड़ा हुआ ए आर और दूसरा जो सेकेंड पीस है उसका टुकड़ा हुआ वो आर बी हुआ। तो मान लेंगे तो इनका जो रेशो है ये m है और ये n है, मतलब ए आर डिवाइडेड बाय आर बी कितना है, ए आर कितना है m और डिवाइडेड बाय आर बी कितना है n है। मतलब ये रेशो होगा कि भाई ये 1 होगा तो ये 2 है, ये 2 होगा तो ये 5 है, ऐसे प्रकार से ये होगा। अब इंटरनल डिवीजन का क्या मतलब होता है कि ये आर जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है, ए बी को, जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइड कर रहे हैं और ए बी के वो आर पॉइंट बीच में है ना, मतलब उन दोनों के बिटवीन आता है। अगर ऐसा है तो इसको बोलेंगे हम इंटरनल डिवीजन। ठीक है, कब, जब जो ये आर पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है वो ए बी के बीच में आएगा, दोनों के बीच में अगर होगा तो वो इंटरनल डिवीजन थ्योरम होगा, वहाँ पे लगाएंगे हम। अगर ये आर पॉइंट बाहर कहीं पे होगा तो वो होगा एक्सटर्नली डिवीजन, दोनों के अंदर होगा तो इंटरनली डिवीजन और दोनों के बाहर होगा तो एक्सटर्नली डिवीजन। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे कैसे आएगा, तो आपको क्या क्या गिवन होगा ये समझ लेते पहले। तो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट गिवन हो गया आपको x2 y2 z2 और आपको रेशो गिवन होगा m/1, ये भी गिवन होगा। तो तीन चीज़ आपको गिवन होगी, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट और m/n। आपको क्या पूछेगा भाई, r के कोऑर्डिनेट बोलो जो कि इंटरनली डिवाइड करता है ए बी को, ऐसे पूछेगा। या फिर r का पोजीशन वेक्टर, जो पॉइंट इसको इंटरनली डिवाइड करता है उसका पोजीशन वेक्टर निकालो। तो पोजीशन वेक्टर भी ऐसे निकलेगा, ये वेक्टर r होगा, है ना। तो पोजीशन वेक्टर पर से हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं या फिर उल्टा बोलो तो कोऑर्डिनेट पर से हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, ये हमने देखा था डिटेल में। तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। तो वेक्टर r इक्वल्स टू, वेक्टर r क्या है, इस r पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये r पॉइंट क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब जो डिवाइड कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू m इंटू वेक्टर b, m इंटू वेक्टर b, देखिए क्रॉस आया में, m इंटू वेक्टर b प्लस n इंटू वेक्टर a, m इंटू वेक्टर b मतलब इसका पोजीशन वेक्टर प्लस n इंटू वेक्टर a और डिवाइडेड बाय m प्लस n। इस फॉर्मूले से क्या मिलेगा, तो आंसर है इस फॉर्मूले से वेक्टर r मिलेगा। वेक्टर r क्या है, जो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर r है। अगर वो हमें निकालना है तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, या फिर सिंपली हमें कोऑर्डिनेट अगर पता करना है तो जैसे 10th में फॉर्मूला था सेक्शन फॉर्मूला, वो 2D का था, तो 3D में क्या हो जाएगा कि r के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होगा x और y और z। तो अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करना होगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ऐसे भी निकाल सकते हो। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकलेगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। और z कोऑर्डिनेट निकालना है तो mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक ही है। यहाँ से क्या निकलेगा,
पोजीशन वेक्टर निकलेगा, उसके जो आई जे के जो कोएफिशिएंट होंगे वही क्या होंगे, इस आर के कोऑर्डिनेट होंगे। तो कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर से भी निकाल सकते हो, या तो ये वाला याद रख लो या फिर ये वाला याद रखो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा एग्जाम्पल कि एक ए पॉइंट है और दूसरा बी पॉइंट है, और ए के कोऑर्डिनेट जो है वो 2 3 -1 है, और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो 3 1 4 है, 3 1 4, और आर डिवाइड करता है इंटरनली, मतलब बीच में होगा कहीं पे, मतलब यहाँ पे होगा आर पॉइंट, और रेशो जो है m/n वो रेशो है यहाँ पे 2:3, मतलब ये 2 है और ये 3 है। और आपसे पूछा है कि भाई ये आर के कोऑर्डिनेट निकालो, आर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो निकालो। तो बड़ा सा सिंपल सा है, वेक्टर आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू वेक्टर a प्लस n, ये वाला फॉर्मूला। तो m क्या चीज़ है 2, n क्या चीज़ है 3, तो क्या होगा 2 इंटू वेक्टर b, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा 3i प्लस 1j प्लस ये 4k प्लस n इंटू वेक्टर ए, n की वैल्यू कितनी 3 इंटू दैट वेक्टर ए, तो 3 इंटू वेक्टर ए कितना है भाई यहाँ पे 2i प्लस 3j माइनस वेक्टर के डिवाइडेड बाय क्या है m प्लस n, दोनों की एडिशन, तो 3 और 2 कितनी हुई 5 हुई। तो बस इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे देखो, i एक जगह लाओ, 3 to the 6 और 3 to the 6, 6 और 6 कितने हो गए 12i हो गए। फिर देखेंगे ये 2i और ये 9i, तो 11i हो गए, ये 11i। ठीक है, फिर ये 4 to the 8k और ये -3k, तो 8 में से 3 चले गए, कितने बचे 5k 5k डिवाइडेड बाय 5, तो 5 अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो r क्या मिलेगा 12/5i प्लस 11/5j प्लस 5/5 1k, तो r क्या है पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर मुझे क्या मिला 12/5i प्लस 11/5j प्लस k, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है r वो क्या मिलेगा, तो ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर के आई जे के जो कोएफिशिएंट होते हैं वही कोऑर्डिनेट होते हैं, तो क्या मिलेगा r का x कोऑर्डिनेट 12/5, r का y कोऑर्डिनेट 11/5 और r का z कोऑर्डिनेट है वो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और यही क्या था हमारा क्वेश्चन कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन रेशो 2:3। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या फिर यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो। x कोऑर्डिनेट निकालना है तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1, तो एक में सॉल्व करके देता हूँ। तो देखिए 2 इंटू 3 कितना हुआ 6 प्लस mx2 प्लस nx1, तो 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, 6 और 6 12 डिवाइडेड बाय m प्लस n, दोनों के एडिशन 3 और 2 5, तो 12 डिवाइडेड बाय 5 आ गया x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट मिलेगा और ऐसे ही हमें क्या मिलेगा z कोऑर्डिनेट मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए यार अगला बढ़ते हैं। अगला जो है वो नंबर 2 एक्सटर्नल डिवीजन है। एक्सटर्नल डिवीजन, इससे पहले देखा था हमने इंटरनल डिवीजन, अब एक्सटर्नल डिवीजन। ये क्या होगा एक्सटर्नल डिवीजन, तो समझते इस चीज़ को। जैसे मान लेते हैं कि एक है हमारे पास ए पॉइंट और दूसरा है हमारे पास बी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट मुझे पता है x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट मुझे पता है x2 y2 और z2। अब एक तीसरा पॉइंट है r जो कि इनके बाहर है, जो क्या है ए बी के बाहर है। इसका मतलब r क्या कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली इन रेशो m/n। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशो है वो कितना है m/n, और यहाँ पे डिवीजन कैसा है एक्सटर्नली डिवीजन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है, डायग्राम वगैरह पहले मैंने एक्सप्लेन कर रखी है पहले वाली इंटरनल डिवीजन में, तो यहाँ पे सिर्फ मैं फॉर्मूला लिखूंगा। तो ये जो r है इसके हमें या तो फिर कोऑर्डिनेट निकालो या तो इसका पोजीशन वेक्टर निकालो। ये क्या होगा b और ये क्या होगा इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर a। तो r वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा m इंटू वेक्टर, देखिए m इंटू वेक्टर b माइनस n इंटू वेक्टर a डिवाइडेड बाय m माइनस n। जो पहले था वही है, सिर्फ चेंजेस क्या है, प्लस था पहले अब माइनस आया। तो ये क्या हुआ,
एक्सटर्नल डिवीजन थ्योरम। जब इंटरनल डिवीजन थ्योरम होगा तो हमें प्लस यूज़ करना है, और जब एक्सटर्नल डिवीजन थ्योरम होगा तो हमें क्या यूज़ करना है, माइनस यूज़ करना है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -1 और 4, और एक क्यू पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 2, 1, और हमें एक पॉइंट आर है जो कि इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और उसका जो रेशो है वो रेशो गिवन है हमें 2:1, और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, एक R पॉइंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो कि इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:1, उसके हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ कि अगर मुझे डायरेक्टली x, y और z कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, mx2 - nx1 डिवाइडेड बाय m - n। डायरेक्टली y कोऑर्डिनेट निकालना है तो my2 - ny1 डिवाइडेड बाय m - n, और z कोऑर्डिनेट निकालना है तो mz2 - nz1 डिवाइडेड बाय m - 1। ऐसे करो या फिर ये इससे करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा सेम ही आएगा। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से वेक्टर p कितना नाम, अब देखिए यहाँ पे नाम में कुछ रखा नहीं, a पॉइंट था तो यहाँ पे वेक्टर a, यहाँ पे r था तो वेक्टर r, यहाँ पे b है तो वेक्टर b। अब यहाँ पे p पॉइंट्स है तो वेक्टर पोजीशन वेक्टर p मिलेगा, तो कितना मिलेगा वो 2i माइनस वेक्टर j प्लस 4k है ना। और वेक्टर q कितना मिलेगा, ये लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बस मैं ऐसे ही समझने के लिए आपको लिख रहा हूँ। तो m/n कितना है यहाँ पे 2:1, बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। फॉर्मूला क्या है, ये वाला m इंटू वेक्टर b। तो m की वैल्यू कितने है, तो ये 2 इंटू वेक्टर b की अब b की जगह यहाँ पे कौन होगा, q। ओके, तो नाम चेंज हो गए, तो 3i प्लस 2j प्लस वेक्टर k माइनस, अब यहाँ पे माइनस आता है क्योंकि एक्सटर्नली डिवीजन है। ओके, तो माइनस n की वैल्यू है 1 इंटू वेक्टर पहला वाला ये p, तो 2i माइनस j प्लस 4k। नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, डायग्राम कैसे बनेंगे, यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, यहाँ इसके बाहर r है। तो r किसके नज़दीक है, 2:1 है, तो ये होगा r यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, इसका पोजीशन वेक्टर p, इसका q और इसका r है। ठीक है, तो ये m और ये n होगा, तो m इंटू वेक्टर q माइनस n इंटू वेक्टर p डिवाइडेड बाय m माइनस n होगा। तो वही कर रहे हैं हम, m माइनस n मतलब 2 - 1 1 होगा, तो 1 होगा। अब चलिए देखते हैं, 3 × 6 माइनस 2i, तो 6 में से 2 चले गए तो कितना बचा, 4i। यहाँ पे 2 × 4i और ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 5j, तो कितना मिला है 5j। अब ये देखिए 2k माइनस 4k, तो 4 में से 2 गए 2, तो ये माइनस 2k होगा। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर r। तो अगर आपसे पूछा जाए पोजीशन वेक्टर तो ये वाला आंसर, अगर आपको कोऑर्डिनेट पूछे कि भाई r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, तो बस यही 4 5 -2, तो 4 5 and -2, दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r विच इज डिवाइड द एक्सटर्नली इन द रेशो 2:1। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके बुक में, आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें नेक्स्ट जो है वो मिड पॉइंट भी है। तो मिड पॉइंट तो बड़ा सिंपल सा है, हमें पता भी है मिड पॉइंट क्या होता है। तो मिड पॉइंट अगर कोई है, मतलब यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है और ये आर है। अब आर इसको सेम रेशो में डिवाइड करें, मतलब ए आर जितना है वही ये है, मतलब इनका रेशो 1:1 आएगा। तो ए के कोऑर्डिनेट मुझे पता है, बी के कोऑर्डिनेट मुझे पता है, अब आर के कोऑर्डिनेट पता करना है या फिर उसका पोजीशन वेक्टर मुझे पता करना है। तो वेक्टर आर इक्वल टू सिंपल क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, या फिर मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा मैं, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। और z कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, z1 प्लस z2 अपॉन 2। ऐसे निकालो या फिर ये फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला तो बहुत सिंपल है, हमें पता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल,
सबसे पहले समझते हैं कि सेंट्रॉइड होता क्या है। तो अगर कोई भी मैं एक ट्रायंगल कंसिडर कर लूँ, सपोज दिस इज़ अ ट्रायंगल, इसको नाम देता हूँ मैं ABC। तो BC की जो मिड पॉइंट होगा D, यहाँ से एक मैंने लाइन खींची तो AD इज द मीडियन बिकॉज दिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट D। BC का मिड पॉइंट क्या है? D है। वैसे ही AC का मिड पॉइंट अगर मैं मान लूँ E है, तो ये B में से अगर मैं ये निकालो तो BE क्या हुआ? अगेन मीडियन हुआ। और इसका अगर मिड पॉइंट मैं F बोल दूँ, ठीक है, तो इसमें से जो पॉइंट लाइन जाएंगे तो ये CF होगी। अब ये जो पॉइंट मिला ना मुझे, इसको मैं नाम देता हूँ G, और ये जो पॉइंट G मिला उसको ही बोलेंगे हम सेंट्रॉइड। ठीक है, तो बेसिकली सेंट्रॉइड क्या है? सेंट्रॉइड एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? इस ट्रायंगल के जो मीडियन थे ना, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो सेंट्रॉइड है। ओके, तो ये दो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब इसमें देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो गए x1 y1 z1 मान लेते हैं, बी के कोऑर्डिनेट गिवन हो गए x2 y2 z2 आपको, और सी के भी कोऑर्डिनेट गिवन हो गए x3 y3 और z3। और पूछेगा आपको कि भाई जो सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट बताओ या फिर उसका पोजीशन वेक्टर बताओ। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला? वेक्टर जी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाय 3। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। वेक्टर जी क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंट्रॉइड। वेक्टर ए क्या है? ए का पोजीशन वेक्टर। बी क्या है? बी पॉइंट वर्टिसेस बी का पोजीशन वेक्टर। और सी क्या है? सी का पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं पता है हमें। तो इसमें से देखिए क्या क्या चीज़ है, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे टर्म्स है। 4 में से कोई भी 3 गिवन देगा और एक अननोन गिवन होगा, और वही आपको क्या करना होगा? फाइंड करना होगा। जैसे कि तीनों पॉइंट्स गिवन है, वर्टिसेस गिवन है ट्रायंगल के, तो हमें डायरेक्टली पूछेगा कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट बताओ। तो यहाँ से सेंट्रॉइड के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। या फिर जी गिवन होगा, ए गिवन होगा, बी गिवन होगा, सी नहीं गिवन होगा तो सी के हमें कोऑर्डिनेट पूछेगा, वो भी पूछ सकता है। मतलब 4 क्वांटिटीज है, 4 में से कोई भी 3 देगा और एक अननोन देगा, तो वो हमें फाइंड करना है। या तो ऐसे याद रखो, या फिर हमें एक फॉर्मूला ऐसे याद रखो। ये हुआ वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में तो ऐसे याद रखो इसको, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। y कोऑर्डिनेट जो है g का वो कैसे मिलेगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। और z कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ठीक है, या तो ऐसे याद रखो या फिर ऐसे याद रखो। कैसे भी याद रखो, आंसर तो आपको सेम ही मिलेगा। यहाँ से अगर आपको कोऑर्डिनेट, ये अगर आप याद रखते हो और कोऑर्डिनेट पूछ लिया आपको, तो कैसे होगा? यहाँ से आपको पोजीशन वेक्टर मिलेगा जी का, और उसके जो आई जे के जो कोऑर्डिनेट कोएफिशिएंट होंगे वही क्या होगा? वेक्टर मतलब ये जो सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट। ये याद रखते हो तो यहाँ से आपको डायरेक्टली जी के कोऑर्डिनेट पता चलेंगे, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट। और यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पोजीशन वेक्टर, बस उसको आई जे के लगा दो, आपको पोजीशन वेक्टर मिलेगा, वेक्टर जी। तो कैसे भी आप याद कर सकते हो, उसको याद रख सकते हो। चलिए प्यारे बच्चों, एक सवाल कर लेते हैं ताकि आपकी मतलब क्लियरिटी और अच्छे से बने। ठीक है, जैसे कि एक ट्रायंगल गिवन है हमें, और ट्रायंगल के वर्टिसेस है ए बी सी। तो एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें गिवन है a,2,2। जो बी है वर्टिसेस उसके कोऑर्डिनेट गिवन है a,b,1। और जो सी है उसके कोऑर्डिनेट गिवन है 1 2 -2। और जो जी है जो कि सेंट्रॉइड है उसके भी हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, और उसके कोऑर्डिनेट है 2 1 c। ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। अगर डायग्राम के तौर पे निकालूँ तो मैं, ठीक है, जब आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको इतना मतलब डायग्राम निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा लगेगा आपको कि मतलब सर शॉर्टकट्स नहीं बता रहे, बहुत लंबा खींच रहे, तो लंबा वगैरह कुछ नहीं है वो, ताकि इसलिए है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जब आप खुद सॉल्व करोगे तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए फिर ये ए के कोऑर्डिनेट ये है, बी के कोऑर्डिनेट ये है, और ये सी के कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कहीं जी होगा उसके कोऑर्डिनेट ये होगा।
चलिए अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला होता है वेक्टर जी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाय 3। तो वेक्टर जी यहाँ से मिलेगा, क्या होगा वेक्टर जी 2i प्लस जे 1j प्लस सी के होगा ये, इक्वल्स टू वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी यहाँ से मिलेगा, क्या होगा ai प्लस 2j प्लस 2k प्लस वेक्टर बी यहाँ से मिलेगा, तो वो क्या होगा ai प्लस bj प्लस k प्लस वेक्टर सी वो 1 2 माइनस 2, तो i प्लस 2j माइनस 2k डिवाइडेड बाय 3। तो क्या करना क्या है हमें, तो हमें करना है सी के, तो ये 3 इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे इस 3 को, तो क्या होगा 3 टू द 6i प्लस 3j प्लस 3ck प्लस 3 और ये c वेक्टर के। अब देखो यहाँ पे i j और k एक साथ लाना है, तो ये ai हुआ, ये भी ai हुआ और ये i हुआ, तो ai प्लस ai 2ai और ये i, तो i कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2a प्लस 1 बाहर i निकाला, ठीक है। फिर j देखेंगे और उसमें से भी j बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, ये j है, ये भी j है और ये भी j। देखिए 2j प्लस 2j 4j और ये bj, तो 4j, तो j तो बाहर निकाला 4 प्लस b और बाहर क्या है j प्लस, अब k देखेंगे 2k, ये देखिए 2k माइनस 2k, ये तो कैंसिल हुआ, सिर्फ क्या बचा k ही बचा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा k बचा। तो ये दोनों वेक्टर कैसे इक्वल वेक्टर हैं, ये वेक्टर इक्वल्स टू ये वेक्टर, तो हमें क्या करना है कंपेयर करना है i j और k के कोएफिशिएंट। तो i का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2a प्लस 1, तो 2a प्लस 1, यहाँ पे i का कोएफिशिएंट कितना है इक्वल्स टू 6। फिर j का देखेंगे, j का कोएफिशिएंट कितना है 4 प्लस b, j का कोएफिशिएंट, यहाँ पे j का कोएफिशिएंट कितना है 3। फिर k का देखेंगे तो k का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे k का कोएफिशिएंट 3c, तो 3c इक्वल्स टू k का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, मतलब सिंपली क्या किया मैंने कोएफिशिएंट यहाँ पे कंपेयर किए। तो यहाँ से a मिलेगा 2a इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस हुआ तो 5, तो a इक्वल्स टू कितना मिला 5/2। यहाँ से b मिलेगा तो b इक्वल्स टू कितना मिलेगा मुझे -1, 3 माइनस 4 -1। यहाँ से c इक्वल्स टू कितना मिलेगा मुझे 1/3, तो आई राइट हियर 1/3। तो ऐसे आपको सॉल्व करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको गिवन आएगा, कोई भी आप सॉल्व कर सकते हो, बस आपको याद क्या रखना है, ये वाला फॉर्मूला रखना है सेंट्रॉइड के लिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। जैसे कि मान लेंगे हम वेक्टर a है मेरे पास a1i प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर b है सेकेंड मेरे पास वो है b1i प्लस b2j प्लस b3k, और एक 3c वेक्टर है c1i प्लस c2j प्लस c3k, और मुझे बोला गया है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब इन दोनों का क्रॉस और फिर इसका आंसर एक वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, वेक्टर आएगा, फिर उसका a के साथ डॉट लो, फिर जो फाइनल आंसर आएगा वो एक नंबर आएगा। ये याद रखना है हमें, जो फाइनल आंसर आएगा वो एक नंबर आएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसे नाम में ही रखा है कि स्केलर है, मतलब स्केलर है तो ये नंबर ही ये आएगा। फिर देखते हैं कि ये फाइंड कैसे करना है हमें। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, वो एक डिटर्मिनेंट में a के i j के कोएफिशिएंट पहले लिखना है, तो वो क्या है a1 a2 a3, तो a1 a2 और a3, फिर उसके बाद b, फिर उसके बाद c, तो वो b के b1 b2 b3, और c के क्या है c1 c2 c3।
बस इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ सकता है एग्जाम में कि भाई वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर सी गिवन है, फिर उसका ये निकालो, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो। अब इसका जो नोटेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वो क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इसको बॉक्स प्रोडक्ट में भी हम लिख सकते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, मतलब ये वाली और ये वाली एक ही चीज़ है। इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे और इसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलेंगे, तो दोनों का मतलब एक ही है, बस लिखने का तरीका जो है वो अलग अलग है। मतलब कहीं पे क्वेश्चंस में बुक में या फिर एग्जाम में ऐसा है कि ये फाइंड करो, या फिर ऐसा है कि ये फाइंड करो, मतलब एक ही है कि हमें यही फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट इसका जो अगला है वो आता है, इसमें पहला वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ठीक है। मान लेंगे कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है वो इसके कोटर्मिनस एजेस हैं। कोई पैरेलल पाइप है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, उसके क्या होंगे, कोटर्मिनस एजेस होंगे और उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर, मतलब वेक्टर ए बी क्रॉस सी इसके बराबर होगा क्यूबिक यूनिट में। ठीक है, वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट इसका यूनिट होगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, बस सीधा क्या कर दो, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, मतलब इसमें वैल्यू रख दो और ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, जो नंबर आएगा वही क्या होगा, पैरेलल पाइप का वॉल्यूम। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे आएगा कि या तो फिर वॉल्यूम खुद देगा और जो ये तीनों वेक्टर होगा उसमें एक अननोन देगा कि, और आपसे बोलेगा कि अननोन की वैल्यू निकालो। तो आपको सेम करना है कि वॉल्यूम गिवन है तो इक्वल्स टू मतलब 2/3 क्यूबिक यूनिट दिया है तो वो गिवन होगा, और कहीं ना कहीं आपको एक अननोन गिवन होगा, जब सॉल्व करोगे तो आप उस अननोन को निकाल सकोगे। या फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मतलब 4 पॉइंट देगा पैरेलल पाइप के और आपसे पूछेगा कि उसका वॉल्यूम निकालो। तो यहाँ पे तो मतलब क्या है, 3 वेक्टर हैं और गिवन में 4 पॉइंट हैं, तो आपको क्या करना है कि मतलब 4 पॉइंट मतलब ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, सी और डी के कोऑर्डिनेट गिवन है, मान लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इन 4 पॉइंट में से 3 वेक्टर बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी बनाओगे और फिर उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लोगे, मतलब वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर ए डी। इनका जो है आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है, तब जाके जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप आएगा। कब, जब आपको मतलब 4 वर्टिसेस देगा, 4 पॉइंट देगा वो। ठीक है, तो ए बी कैसे फाइंड करेंगे आप, तो आपको पता है बी माइनस ए सी कैसे फाइंड करोगे, तो ये भी पता है सी माइनस ए, और ए डी कैसे फाइंड करोगे तो वो भी पता है डी माइनस ए, और वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी कैसे करोगे, तो ए का जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए होगा, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी, तो आपको पता ही है वो कैसे निकाला जाता है। तो ये था ऑल अबाउट द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। जो सेकेंड आता है वो आता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो फिर से वही चीज़ कि अगर टेट्राहेड्रॉन के मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी को टर्मिनस एजेस है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/6 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर बॉक्स प्रोडक्ट, एक ही चीज़ है। तो क्या करना होगा, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है उसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 1/6 से। जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का होगा। पैरेलल पाइप के लिए सीधा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही निकालना है, लेकिन टेट्राहेड्रॉन के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के फिर उसको क्या करना है, हमें 1/6 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो वो देख लेते हैं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज। जैसे कि वेक्टर ए, बी और सी, ठीक है। अब देखिए ए, बी और सी ये फिर से साइकिल में होना बहुत ज़रूरी है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, या फिर ए बी सी लिखा हो, या फिर यहाँ पे बाहर ए है, या फिर हम बाहर बी को भी रख सकते हैं। तो बाहर बी को रखा तो अंदर क्या होगा, बी के बाद कौन आता है, सी और ए, तो सी क्रॉस ए होना चाहिए। अगर मैं बाहर सी को रखता हूँ तो अंदर क्या होगा, ए और बी, तो सी के बाद कौन आता है, ए क्रॉस बी आता है।
ए क्रॉस बी आता है। इसका मतलब क्या कि कहीं पे ये लिखा हुआ है या फिर ये लिखा हुआ है या फिर ये लिखा हुआ है, तीनों का आंसर तो एक ही आएगा। मैं इसको ये लिख सकता हूँ या फिर इसको ये लिख सकता हूँ। बॉक्स प्रोडक्ट में क्या होगा, ए बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, पहले ए था अब बी होगा, बी के बाद सी के बाद फिर ए, या फिर सी के बाद ए के बाद फिर बी। इसका और इसका मतलब एक ही है, तो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखना है, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा होगा मतलब इक्वल्स टू मतलब बाहर ए रखा है और अंदर बी क्रॉस सी ना होके सी क्रॉस बी रखा है, तो इससे क्या होगा, ये पलट दिया मैंने तो इसको माइनस करना होगा, तब जाके ये इक्वल होगा, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने देखा था बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल करना है तो मुझे बाहर क्या रखना होगा, माइनस। सेम मुझे अगर बाहर बी है और अंदर मुझे सी क्रॉस ए नहीं चाहिए, ए क्रॉस सी चाहिए, तो इसको भी माइनस लगाना होगा। और सेम वे से मुझे क्या करना है कि इसको अगर करना है तो माइनस सी क्रॉस बी क्रॉस ए करना होगा, ठीक है। मतलब क्या कि अगर सीक्वेंस में नहीं है तो माइनस लगा दो बाहर, अगर सीक्वेंस में है तो वो इक्वल ही होगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो कहीं पे मतलब ए बी सी लिखा हुआ है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ ए डॉट सी क्रॉस बी। अब इसको भी बॉक्स प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे, माइनस ए सी बी इक्वल्स टू माइनस, इसको बी ए सी तो बी ए सी, इसको भी माइनस सी बी ए। ये सारे इक्वल है, किसी को भी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो आपको समझ में आया होगा कहाँ पे माइनस लगाना है, कहाँ पे माइनस नहीं लगाना है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है। फिर आगे देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी। अब देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कब ज़ीरो आएगी, मतलब क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल्स टू कब ज़ीरो होगा, व्हेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ज़ीरो। ए बी सी कब ज़ीरो आएगा, तो क्या क्या कब ये ज़ीरो आएगा। तो सबसे पहले देखिए कि तीनों में से कोई भी अगर एक ज़ीरो वेक्टर होगा तो पूरा का पूरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। वन ऑफ गिवन वेक्टर इज ज़ीरो, गिवन वेक्टर इज ज़ीरो। मतलब कोई भी एक वेक्टर अगर ज़ीरो वेक्टर होगा तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। या फिर एनी टू वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर, एनी टू वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर, ठीक है ना। अब जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा था कि अगर कोलिनियर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा। मान लेते हैं कि बी क्रॉस सी जो है वो कोलिनियर वेक्टर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो, इनका क्रॉस, और फिर उसका डॉट कितना आएगा, ज़ीरो। मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कोलिनियर के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर ज़ीरो आएगा। तो कोलिनियर में एक ये भी एक ऐड होगा कि आपको अगर कोलिनियर बताया है और सॉरी कोलिनियर आपको बताया है और कहीं पे अननोन है और आपको उस अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप सीधा क्या करो, सबसे बेस्ट उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल्स टू ज़ीरो रख लो और अननोन की वैल्यू निकाल दो। तो ये भी आपको याद रखना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कब ज़ीरो होता है, जब कोई भी दो वेक्टर क्या हो, कोलिनियर वेक्टर हो। तो ये एक चीज़। तीसरा जो पॉइंट है कि थ्री वेक्टर आर पैरेलल, कोप्लेनर वेक्टर, थ्री वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर, तो उसका क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है आपको कि तीनों वेक्टर हैं, उसमें एक अननोन है, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है और वेक्टर सी गिवन है, उसमें एक अननोन है और आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर है और उसकी आपको अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, बस आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है और उसको इक्वेट करना है ज़ीरो के साथ। जब आप वो डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे ना, यहाँ पे डिटर्मिनेंट, तो उसको इक्वेट करना है ज़ीरो के साथ। यहाँ पे कहीं ना कहीं अननोन होगा, आप अननोन की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हो। तो कब कब होता है, एक तो कोलिनियर या तो फिर कोप्लेनर। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिपीटेशन ऑफ वेक्टर होगा, रिपीटेशन ऑफ वेक्टर मतलब एक ही वेक्टर बार बार दोबारा आएगा, एक ही वेक्टर दो बार अगर आया फिर भी क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा। मान लेंगे कि मतलब ये बी क्रॉस सी है तो ये बी आ गया, तो हमें पता है बी क्रॉस बी क्या होगा, ज़ीरो होता है ना। तो ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई एनी टर्म्स क्या होगा, ज़ीरो, मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, ज़ीरो आ गया। मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कहीं पर भी मतलब एक वेक्टर रिपीट हुआ दोबारा
3 वेक्टर होते हैं ए बी सी, गलती से भी मतलब ये ए अंदर आ गया तो इसका आंसर कितना होगा 0 होगा, या फिर सी दोबारा आया या फिर बी दोबारा आया तो आंसर क्या होगा इसका 0 ही होगा। तो ये चीज़ हमें जो है ये याद रखनी है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट नोट है स्टूडेंट यहाँ पे जो कि शॉर्टकट्स हैं। जैसे कि आपको वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी गिवन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी कुछ ना कुछ आपको गिवन है, और आपसे बोला गया है कि फाइंड वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए का बॉक्स प्रोडक्ट, मतलब इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर बी प्लस सी और वेक्टर सी प्लस ए का क्या करो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, है ना। बॉक्स प्रोडक्ट मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही निकालो। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी निकालना है, तो इसका जो आंसर होगा वो किसके इक्वल होगा 2 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ठीक है, मतलब आपको ये पूछा है क्वेश्चंस में, तो आपको क्या करना है, सिंपली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट होता है, उसको सॉल्व करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल ही आएगा। तो याद रखना, कभी ये अगर आपको सवाल पूछता है कि भाई ये फाइंड करो, तो आपको फाइंड क्या करना है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, वही आंसर होगा। फिर अगर कहीं पे आपको ऐसे, ये तो था एडिशन, सब्ट्रैक्शंस में भी होता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, फिर b माइनस सी और फिर c माइनस ए, तो इसका आंसर हमेशा कितना होगा 0 ही होगा। तो ये याद रखना आपको कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इनका बॉक्स प्रोडक्ट या फिर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होता है 0 होता है। ये एक शॉर्टकट याद रखना हमें। फिर होता है प्लस होगा, माइनस होगा, फिर क्रॉस में होता है एक a क्रॉस बी क्रॉस सी और c क्रॉस ए। इसका आपको आंसर फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करोगे आपको, तो आपको क्या करना है, सिंपली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है उसका, और उसका क्या करना है स्क्वायर। जैसे मान लेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको 5 आया, तो 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25। जो 25 होगा वही क्या होगा इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आपको ये अगर फाइंड करने को बोला गया है तो आपको करना क्या, सिंपली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है ए बी सी का, जो कि आपको गिवन हो गए ए बी सी, और उसका क्या करना है स्क्वायर करना है, और वही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, और कैसे आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस, तो और एक नोट देख लेते हैं, और ये लास्ट नोट है हमारी, कि मतलब मान लेते हैं कि कोई 4 पॉइंट है हमें ए बी सी और डी, और ये 4 पॉइंट कोप्लेनर है। ये 4 पॉइंट कैसे कोप्लेनर है, और 4 पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट गिवन है, तो यहाँ से आप वेक्टर ए, यहाँ से वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी निकाल सकते हो। और ये 4 पॉइंट कैसे कोप्लेनर है, तो ये कब कोप्लेनर होंगे, जब 3 वेक्टर और इसमें से एक अननोन होगा, और वो आपको अननोन निकालना है। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी और डी के कोऑर्डिनेट, मतलब 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, लेकिन एक पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, वहाँ पे अननोन है, और आपसे बोला गया है कि ये पॉइंट्स कोप्लेनर हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 4 पॉइंट के 3 वेक्टर बनाना होगा। तो कैसे करेंगे हम, वेक्टर ए बी, फिर वेक्टर ए सी और फिर वेक्टर ए डी। वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए, ये सी माइनस ए और ये डी माइनस ए। फिर क्या करना होगा हमें, इन अगर कोप्लेनर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो क्या करना होगा हमें, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी, वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर ए डी, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वेट करना होगा हमें 0 के साथ। और फिर वो जो डिटर्मिनेंट आएगा, ये कैसे सॉल्व करना है हमें, जो पहला रो होगा वहाँ पे ए बी के आई जे के कोएफिशिएंट, फिर ए सी के, फिर ए डी के, और कोप्लेनर है तो इसका आंसर कितना होना चाहिए 0। फिर हमें उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें उस अननोन की वैल्यू। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कंप्लीट थ्योरी और जो फॉर्मूले थे इंपॉर्टेंट वो सारे देखे। अब आपकी जो कंसेप्ट थी वो सारे की सारे मैंने क्लियर कर दी। अब बचता है इस पे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे से आपको याद करनी है, जहाँ पे जो फॉर्मूला रखना है वो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा मैं ऐसे वीडियो डालते रहता हूँ, तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए
बहुत सारे वीडियो अब तक मैंने प्रोवाइड की है, जैसे कि सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, फिर इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला। इन सारी की सारी जो वीडियो है वो सारी अवेलेबल है अभी तक, और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, साथ में उनकी फॉर्मूले और कंसेप्ट, पूरे जो होल कंसेप्ट और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूरा का पूरा जो उनका सिलेबस है वो मैंने डाल के रख दी है। अगर आपको वो देखना है तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से उनको देख सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जिसमें वेक्टर के क्या हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।